अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए खास करके ये सैटरडे वाली क्लास जो आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है, इस क्लास के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड कितना काम का है। ये वो मेथड है, रिवोल्यूशनरी मेथड, जहाँ से इंग्लिश शुरू हुई थी और जहाँ आके ख़त्म होती है। सेंटेंसेस मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए, उनको ब्रेक करूँगा। ब्रेक करते ही आपको पता लगेगा कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों बनी हुई है, सेंटेंस में जो भी ग्रामर रूल लगे हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इंग्लिश में मैथ्स का तड़का लगाने वाली क्लास है, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। शुरू कर लेते हैं क्लास को। एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। अपनी ऐप भी अवेलेबल है एंड्रॉइड पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कोर्सेज को अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल करवाना। कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, क्वालिटी आप जानते हो, और प्राइसेस आपने कहीं ऐसे ऑनलाइन देखे नहीं होंगे। बेसिक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से कैसे शुरू करना है इंग्लिश को लिखना और कैसे एडवांस लेवल तक जाना है, यूपीएससी आईएलटीएस तक, है ना। इस एग्जाम में मैं आपको इस कोर्स में सिखाता हूँ। कोड लगाते रहना, जैसे ये कोर्स है 699 वाला, लर्न टू राइट लगाओगे तो 499 में आपको मिल जाता है। एसएससी बैंक से कोर्स भी अवेलेबल है 50-50 रुपये में। कोड लगा करके आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ऐप रिलेटेड आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए, प्रमोशन बहुत हो गया, अब ये फर्स्ट सेंटेंस है अपना। पहले इसको अपने करेंगे ब्रेक, फिर निकालेंगे इसमें से एरर्स, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है इवन आफ्टर स्पेंडिंग $5,450 इन अ कंप्यूटर कोर्स स्पैनिंग 1.25 year, मैरी डजंट इवन नो टू टाइप ऑन अ कीबोर्ड। सेंटेंस में डेलिबरेटली प्लेस्ड एरर्स हैं। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके रखी हुई हिडन एरर्स हैं। पढ़ो पहले और फिर ब्रेक करके बताना, ठीक है। कह रहा है यहाँ तक कि बाद में, इवन आफ्टर। अच्छा भाई, किसके? खर्च कर देने के, स्पेंड आउट स्पेंड कर देने के। और किसको? 5,000 यानी कि 5,450 को, मतलब $5,450। समझ गए? कह रहा है इतना पैसा यहाँ तक कि खर्च कर देने के बाद भी। और किस में? एक कंप्यूटर कोर्स में। और कोर्स कौन सा था? जो स्पैन करता था, जो कि चलने वाला था, जिसकी रेंज थी और वो थी 1.25 ईयर, मतलब 1 से 1/4 साल। कितने मंथ्स हो गए? 12 प्लस में 3, ठीक है ना, 15 मंथ्स का। कह रहा है इतने बड़े कोर्स में इतने सारे पैसे लगा देने के बाद भी हुआ क्या भाई? ये जो मैरी नाम की लड़की है ना, ये यहाँ तक कि ये भी नहीं जानती थी कि कीबोर्ड पे टाइप कैसे करें। तो 1.25 साल इसने क्लासेस ली, $5,450 का कोर्स भी करा। उसके बाद इससे पूछा गया कि आप कैसे करोगे, तो इसको कीबोर्ड पे टाइपिंग करना भी नहीं आता था। अब इस सेंटेंस को अपने को करना है, तोड़ करके बताना है इसमें क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला काम, मैंने हर वर्ड को कलर दे दिया है उसके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। नाउन्स मिलेंगे सारे ग्रीन में, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड तीनों एक ही टाइप के वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको एक ही टाइप का कलर दिया हुआ है। कंजंक्शन अगर आएंगी तो मिलेंगी येलो कलर में। एडवर्ब आएगी, एडवर्ब मिल जाएगी आपको पिंक कलर में। एडजेक्टिव्स मिलेंगे सारे के सारे ब्लू कलर में। और रेड कलर में मिलेंगी आपको वर्ब्स और इन्फिनेटिव, ठीक है, मेन वर्ब और इन्फिनेटिव। चलो आ जाओ। 3 रूल्स हैं एसबीटी के जो आपको हमेशा अच्छे से याद रखने हैं। पहला रूल, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ज़रूर होगा। 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। दूसरा रूल, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 15 वर्ब्स भी हो सकती हैं, लेकिन 5 तो जरूर होंगे। हर सब्जेक्ट को एक वर्ब आपको कम से कम देनी ही है। रूल नंबर 3, जितने भी प्रेपोजिशन है, इन है, आफ्टर है, ऑन है, बाय है, विद है, सारे के सारे प्रेपोजिशन एक ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा ग्रीन कलर वाला होगा, नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड। इन 3 रूल्स को अपने को करना है फॉलो। चलो देखिए, इवन होती है एक एडवर्ब। एडवर्ब 3 चीज़ों के काम आती है। पहला काम है दूसरे किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, दूसरा वर्ब को मॉडिफाई करना, तीसरा किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करना। तीनों में से किसी की भी विशेषता बतानी हो तो आप एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब को यूज़ करते हो। हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो इसके बाद में कोई एडजेक्टिव है, ना इसके बाद में कोई वर्ब है, और ना इसके बाद में कोई एडवर्ब है। यहाँ पे आ रही है एक प्रेपोजिशन। तो इवन क्यों गलत है क्यों सही है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको आप यहाँ पे भूल जाओ। समझ गए? इवन क्यों सही है और क्यों गलत है मैं लास्ट में बताऊंगा, इसको आप यहीं पे अभी छोड़ दो। आफ्टर होती है एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि कहलाएगी जीरेंड। जब वर्ब नाउन बन जाए
वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन का वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट बन जाए सेंटेंस का, तो वो कहलाती है नाउन, है ना। वर्ब को जब आईएनजी फॉर्म बना के नाउन में कन्वर्ट किया जाता है वो कहलाती है जीरेंट। तो आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्पेंडिंग नाम का जीरेंट। अब इस जीरेंट ने लिया हुआ एक ऑब्जेक्ट स्पेंड से वर्ड का रिप्लाई कौन कर रहा है भाई? स्पेंड क्या किया? इतने सारे डॉलर्स को। तो इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला डॉलर्स। अच्छा, डॉलर कितने हैं? 5450। ये है पूरा का पूरा एडजेक्टिव। $1 है, $50 है या 5450 डॉलर है, ये डॉलर के बारे में बताने वाला एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसा एडजेक्टिव जो कि आंकड़े की बात करता है। और आगे बढ़ो, अभी तक आपको ना तो सब्जेक्ट मिला ना वर्ब मिली, आपका कोई भी रूल अभी फुलफिल नहीं हुआ। आगे बढ़ते जाओ। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर भी एक नाउन है, कोर्स भी एक नाउन है। दो नाउन एक साथ मिल गए और दोनों का एक कंबाइंड एग्जिस्टेंस है, मिला जुला अस्तित्व है। समझ गए ना? जब भी दो नाउन इस तरीके से मिल जाते हैं और उनका मिला जुला अस्तित्व होता है वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन, और एक सिंगल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आइस के साथ में टी मिला दिया तो आइस टी बन गई। आइस टी एक ड्रिंक होता है, आपको पता है। जैसे गोल्ड के साथ में मेडल मिला दिया तो गोल्ड मेडल बन गया। दोनों नाउन है लेकिन गोल्ड मेडल का अपना एक अलग से एग्जिस्टेंस होता है। वैसे कंप्यूटर कोर्स को मिलाया तो ये बन गया कंप्यूटर कोर्स, एक कंपाउंड नाउन। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये पूरा अकेला। और आगे बढ़ो, ये कोर्स कौन सा था? जो स्पैन करता था। कोर्स के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, समझ गए ना? वो वाला कोर्स जो स्पैन करता था, जिसकी रेंज थी, जिसका कार्यकाल था, क्या स्पैनिंग थी उसकी? जिसकी स्पैनिंग थी 1.5 ईयर। इस स्पैनिंग नाम की वर्ब के आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट है ईयर। ध्यान दे रहे हो क्या हुआ? वर्ब तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है अगर उसको जरूरत हो, लेकिन वर्ब जीरेंट फॉर्म में या इन्फिनेटिव फॉर्म में या पार्टिसिपल फॉर्म में सेमी वर्ब बन के आ जाए, उस केस में भी अपना ऑब्जेक्ट लेने से कतराती नहीं है। उसको चाहिए हो तो वो ले लेगी। तो यहाँ पे स्पेंडिंग ने अपना ऑब्जेक्ट लिया होता डॉलर्स, यहाँ पे स्पैनिंग ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ ईयर्स। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? स्पैन क्या करता था भाई? 3 साल, है ना, 1 और 1 क्वार्टर साल, मतलब 1.25 साल। अब आगे बढ़ो, कोमा लगा है। अब यहाँ से रूल नंबर 1 शुरू होगा। मैरी आपका सब्जेक्ट है। सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जो किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। मैरी होगी सब्जेक्ट। चलो, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, डजंट नो, ये हो गई इसकी वर्ब। डू फैमिली की वर्ब हमेशा अपने बाद में वर्ब का बेस फॉर्म लेगी। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की वो वाली फर्स्ट फॉर्म जिसके पीछे एस या ईएस ना आ रहा हो। तो मैरी के हिसाब से नोज आना चाहिए, पीछे एस आना चाहिए, लेकिन डज आने की वजह से, डू फैमिली की वर्ब आने की वजह से यहाँ पे लगा है बेस फॉर्म। इतना तो आप जानते हो। इवन एक एडवर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, यहाँ तक कि यह भी नहीं जानती। इवन का मतलब है यहाँ तक की। तो मैरी यहाँ तक कि ये भी नहीं जानती, इवन डजंट इवन नो। अब और आगे बढ़ो, नो क्या नहीं करती? टाइप करना। टू टाइप है यहाँ पे, टू प्लस में वर्ब का बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ये क्या काम करता है? ये सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, बस मेन वर्ब नहीं बनता। तो इस नो वर्ब को ऑब्जेक्ट के तौर पर मिला हुआ है टू टाइप। समझ गए ना मेरी बात को? क्या नहीं जानती मैरी? टाइप करना नहीं जानती कीबोर्ड पे। समझ रहे हो ना? तो वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला इन्फिनेटिव हो गया टू टाइप, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन इन्फिनेटिव। और आगे बढ़ो, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कीबोर्ड। आई थिंक मोटा मोटा आपने सेंटेंस समझ लिया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब इसमें देखेंगे कूल वाली एरर्स, ठीक है। इवन एक एडवर्ब है, हमें पता नहीं है किसकी वजह से आई है, क्योंकि इसके बाद ना कोई वर्ब है, ना दूसरी एडवर्ब है, ना एडजेक्टिव है। पता नहीं सही है गलत है, बाद में देखा जाएगा। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्पेंडिंग नाम का जीरेंट। स्पेंड क्या किया? इससे वर्ड का रिप्लाई कर दिया डॉलर ने, तो डॉलर बन गया जीरेंट का ऑब्जेक्ट। इस डॉलर को मॉडिफाई किया इस न्यूमरल एडजेक्टिव ने 5450। ये पूरा एडजेक्टिव डॉलर को मॉडिफाई कर रहा है। और आगे बढ़े तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट निकला ये वाला कंपाउंड नाउन कंप्यूटर कोर्स। इस प्रेपोजिशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। कोर्स के लिए स्पैनिंग नाम का एडजेक्टिव आया, वो वाला कोर्स जो स्पैन करता है, समझ गए ना, वो वाला कोर्स जो कि इतना चलता है। और कितना चलता है भाई? इतने साल। तो ये ईयर जो है स्पैनिंग नाम के जीरेंट का पार्टिसिपल एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और 1 क्वार्टर जो है इस ईयर को मॉडिफाई कर रहा है एज अ न्यूमरल एडजेक्टिव। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, साल की क्वांटिटी को बता रहा है। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट मिला आपको मैरी, मैरी की वर्ब मिली डजंट नो। इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट प्रेजेंट डेफिनिट है और नोट लगा हुआ है ना, पीछे डजंट आ रहा है। अच्छा, डज के बाद में हेल्प बेस फॉर्म चाहिए थी वर्ब की, तो बेस फॉर्म है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इवन यहाँ पे एडवर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आई हुई है और मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ तक कि ये भी नहीं जानती,
यहाँ तक कि किसके लिए आया, वर्ब के लिए। क्या नहीं जानती भाई, टाइप करना नहीं जानती। वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू टाइप, एक इन्फिनेटिव है, नाउन इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ गया, नाउन का काम कर रहा है तो नाउन इन्फिनेटिव, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है कीवर्ड, एक कॉमन नाउन है, पीछे एस भी लगा सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो। अब ये सेंटेंस ब्रेक हो गया है। अब फटाफट देख लेते हैं इसमें एरर। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन उसका लास्ट का जो यूनिट और डिजिट का नंबर है, जो पोर्शन है उस नंबर का, उसको हमेशा एंड से कनेक्ट करें। मान लिया आपने लिखना है 450, ठीक है, ये आपका टेंस का डिजिट है 50, ये आपका 100 का डिजिट है 400, तो आप लिखोगे इसको, अगर आप वैसे नंबर्स में लिख रहे हो तो 450 लिख दोगे, ठीक है ना। बोलने में भी 450 बोल दोगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अगर इसको वर्ड्स में लिखना हो, याद रखना वर्ड्स में लिखना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप कैसे लिखोगे 450। समझ गए। मान लो 405 होता, अब यहाँ पे टेंस का डिजिट तो 0 है, यूनिट्स वाला आपको दिया हुआ है, तो आप इसको लिखते हैं 405। तो यूनिट्स का या टेंस का डिजिट जब भी मिल जाए उसको हमेशा एंड से कनेक्ट किया जाए, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, मिलियंस का हो, बिलियंस का हो, लास्ट में आपको एंड को लगाना है। जैसे द टिकट कोस्टेड अस 550 रुपीज़, टिकट की कॉस्ट हमें पड़ी 550 रुपये। कितने भाई, 550। अगर ऐसे लिखते तो लिख देते, पर अब वर्ड्स में लिखा है ना, तो 50 से पहले यानी कि टेंस के डिजिट से पहले आपको लगाना है एंड। समझ गए, एंड 550 रुपीज़। अगला वाला देखो, इंडिया हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर 46 रफाल एयरक्राफ्ट्स वर्थ रुपी 5,65,035 करोड़ रुपी फ्रॉम फ्रांस। वही बात होगी भाई, इतने पैसों का इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किया है 46 एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए, रफाल वाले। अब दिक्कत क्या है, इसको बनाओ, आप आंकड़ा लिखने की कोशिश करो, तो 5,65,000 और जीरो लगा के 35, क्योंकि हंड्रेड्स में कुछ दिया नहीं हुआ तो 035, तो 35 अब किसका हो गया, टेंस का हो गया। टेंस का हो गया तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इसके आगे एंड लगाओगे। टेंस और यूनिट का डिजिट अगर दिया हो तो उसके पहले एंड लगाना। अब यहाँ यूनिट में मत लगाना, यहाँ टेंस पे लगाना। अगर टेंस का 0 हो, 10 वाला डिजिट जो है 0 हो, तब यूनिट के आगे एंड लगाओ। समझ गए, तो यहाँ पे भी एंड आना चाहिए और 500 के बाद में यहाँ पे भी एंड आना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगा। चैलेंज क्या है भाई, ये दोनों की एरर मैंने ठीक कर दी हैं, लेकिन दोनों में अभी भी एक एरर पड़ी है। क्या आप पुराने कॉन्सेप्ट जो अभी तक सीखे हो, जितना इंग्लिश आपने मेरे साथ सीखा है, उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? चलो, कोस्ट एक ऐसी वर्ब है विच नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म्स डू नॉट चेंज। जैसे कोस्ट की फर्स्ट फॉर्म है कोस्ट, कोस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है अगेन कोस्ट, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म है अगेन कोस्ट। कोस्टेड नाम का इंग्लिश में कोई वर्ब नहीं है। अगर कीमत लगाने की बात हो रही हो तो कोस्ट ही चलता है। अगर इस हिसाब से देखूं तो टिकट की कीमत हमसे लगी, मतलब टिकट की हमारे पे कीमत पड़ी इतने रुपए, कीमत लगने की बात हुई है तो कोस्टेड नाम का वर्ड नहीं होता, यहाँ पे कोस्ट लिखो, V2 है। इस तरह से आपको बनाना है। कोस्ट वर्ब का एक और मीनिंग भी होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, खर्चे का अंदाज़ा लगाना। जैसे हमारे खजांची ने, हमारे अकाउंटेंट ने खर्चे का अंदाज़ा लगाया 1000 करोड़। उसने बोला इस काम में 1000 करोड़ खर्च होंगे। अंदाज़ा लगाते हो जब खर्चे का, तब कोस्ट की सेकंड फॉर्म कोस्टेड हो जाती है। समझ गए, थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ की जो कीमत आपको पड़े उस केस में आप कोस्टेड नहीं लिखते हो। अंदाज़ा लगाने के लिए खर्चे का कोस्टेड नाम का वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में। ये तो हो गई पहली एरर। दूसरे में देख लो भाई, एयरक्राफ्ट्स, पीछे एस लगा हुआ है। ऐसा नाउन है जिसके पीछे कभी भी एस नहीं आएगा। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर हों चाहे प्लूरल हों, कभी भी अपने पीछे एस को नहीं लेते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। तो 46 हैं कि 40,000 हैं कि चाहे एक है, आप एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट ही लिखोगे, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट वो होता है जो नया सीखे और पुराना ना भूले, है ना। नया सीखने के चक्कर में पुराना मत भूल जाया करो, इसलिए ये सारी एरर्स मैं आपको करवाता रहता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या करना था, 5,400 अगेन यहाँ पे लगाना था एंड $50, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे, वो भी इतना ही कूल है। आपने OnePlus का नाम सुना होगा, OnePlus है ना, फ़ोन्स आते हैं बाज़ार में, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं OnePlus कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट ये, देखो आपको 1 लिखा हुआ मिले कहीं, जैसे 1 स्टूडेंट है तो आप उसके आगे कभी एस नहीं लगाओगे, लेकिन आपको 2 स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिल जाए, 2 स्टूडेंट, तो इसके आगे आप एस लगा दोगे। आप एक से आगे बढ़ते हो 2, 3, 4, 5 पे, तो नाउन हमेशा प्लूरल हो जाता है। समझ गए ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन दुविधा ये है, डिलेमा ये है, 1 और 2 के बीच में अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए, मान लो 1.25 आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.25 आ जाए, इस केस में वो नाउन प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा।
अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि 1 से ऊपर 1 प्लस से कितना भी हो, चाहे 1 के ऊपर 1000 हो, चाहे 1 के ऊपर 100 हो, समझ गए ना। एक फ्रैक्शन भी ऊपर हो जाए ना 1 से, नाउन प्लूरल हो जाता है। नाउन तो सिंगुलर तब होगा जब वो सिंगुलर ही होगा, ट्रूली एक होगा, या एक से कम भी होगा तब भी वो नाउन सिंगुलर कहलाएगा। 1 से ऊपर हुआ चाहे हवा भर भी, वो नाउन प्लूरल बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट को देखें प्रैक्टिकली। इट टुक हिम 1.5 आवर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। उसको लग गया 1.5 घंटा। कितना भाई? 1.5, 1.5 घंटा लग गया अपनी मंजिल तक पहुंचने में। अब टाइम तो हो गया एक से ज़्यादा हो गया, तो 1.5 आवर नहीं लिख सकते। आपको लग रहा हो सर यहाँ 1 आ रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ पे 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे आर लिख के आया हूँ, ठीक होगा। नहीं, हाफ भी आ रहा है, 1.5 हो गया 1.5, पीछे लगाओ एस, 1.5 आवर्स, समझ गए। $1.5 आर नॉट अ ह्यूज सम ऑफ मनी इवन इन इंडिया। $1.5 जो है, $1.5, यहाँ पे क्वार्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, $1.25 लिख दो। 1.5 या $1.25 जो है एक बड़ा सम ऑफ मनी नहीं है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी कोई बड़ा पैसा नहीं है। 100 रुपये को बोलते हैं $1.25, समझ गए। तो 1.5 या 1.25, 1 से ऊपर है तो डॉलर नहीं, डॉलर्स आएगा, पीछे एस को लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब सेकंड सेंटेंस में एक एरर है, एडिशनल एरर है, फटाफट ढूंढ के बताओ। 10 सेकंड दे रहा हूँ, यहाँ पे देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। डिस्टेंस, मनी, वेट, लेंथ, या कोई भी मेजरमेंट हो। मेजरमेंट टाइम की भी मेजरमेंट हो सकती है, कोई भी पैमाना हो, टाइम का हो 6 घंटे 5 घंटे, डिस्टेंस हो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेंथ हो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, पैसा हो 1000 रुपये 500 रुपये, वेट हो 10 किलो 20 किलो, कोई भी मेजरमेंट हो, अगर वो सब्जेक्ट बन जाती है तो उसकी वर्ब होती है सिंगुलर। क्या बन जाती है उसकी वर्ब? सिंगुलर। चाहे 1000 किलो हो, अगर ये 1000 किलो एक मेजरमेंट है ना, एक वेट की मेजरमेंट है, अगर ये सब्जेक्ट बन के आ गए ना 1000 किलो, तो अपनी वर्ब लेंगे हमेशा सिंगुलर। कोई भी मेजरमेंट हो, चाहे कितनी भी प्लूरल हो, मेजरमेंट्स की वर्ब हमेशा सिंगुलर दी जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक नहीं करवाऊंगा आज, बहुत बार करवा चुका हूँ, वीडियो अपने आप लंबी हो जाएगी, है ना, किसी और क्लास में करवा दूंगा। लॉजिक होता है इसके पीछे, बिल्कुल क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे $1.25 की बात हो रही है, $1.5 की। $1.5 एक मेजरमेंट है, पैसे की मेजरमेंट है, तो आर नहीं, यहाँ पे लगाओगे इज, ठीक है। और वैसे ही 5.5 माइल हैव बीन कवर्ड इन द जर्नी सो फार। 5.5 माइल जो है इस जर्नी में अभी तक कवर हो गए हैं। पहली गलती क्या है, 5.5 की बात हो रही है तो पीछे एस आना चाहिए, माइल्स हो गया। दूसरा, अब ये 5.5 माइल एक डिस्टेंस के पैमाना है, इसलिए हैज़ नाम की सिंगुलर वर्ब यूज़ करूंगा, हैज़ बीन कवर्ड इन जर्नी सो फार। समझ गए, कोई भी मेजरमेंट हमेशा लेगी क्या? सिंगुलर वर्ब, एज सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर वर्ब लेगी। चलो भाई, तो यहाँ क्या लगाना था? 1.25 ईयर्स, एरर नंबर 2, ये थी एरर नंबर 1। अब आ जाओ तीसरा तो बड़ा आसान है, याद रखना हमेशा, नो के बाद में जिस चीज़ के बारे में आपको पता है या नहीं पता, हाउ लगा के बताएं, ठीक है, कन्वेंशन है ये। आई नो टू ड्राइव अ कार, मैं जानता हूँ एक कार को ड्राइव करना, ठीक है जानता होगा, लेकिन आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार जो होता है करेक्ट सेंटेंस होता है। डू यू नो टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, क्या आप जानते हो कंप्यूटर चलाना? तो डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो नो प्लस में हाउ प्लस में वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है ना, टू ऑपरेट, टू ड्राइव। तो यहाँ पे क्या करना था आपको? यहाँ लिखना था शी डजंट इवन नो या मैरी डजंट इवन नो हाउ टू ऑपरेट या टाइप ऑन अ कीबोर्ड। समझ गया, नो के बाद में हाउ, फिर में इन्फिनिटिव। तो ये आपकी एरर नंबर 3। अब आप पूछोगे सर एरर तो होगी, इस इवन का क्या करना है? ये पूरा है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ये पूरा काम कब हुआ? मैरी कब नहीं जानती टाइप करना, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। समझ गए मेरी बात को? इस काम के होने के बाद भी ये काम हो चुका है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, पास्ट की बात कर रहा है, इस पूरे एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है इवन नाम का एडवर्ब। यहाँ तक कि ये होने के बाद भी ऐसा हो रहा है ना, तो इसका आफ्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, पूरे एडवर्ब से कनेक्शन है, एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये पहला वाला तो ईजी था, सच बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा आपको मिलेगा चैलेंज। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे ब्रेक, और फिर निकालनी है एरर। द डिपार्टमेंट हैज़ प्लानिंग टू कैटेगराइज द स्कीम into silver gold categories and rating the businesses on 37 criterion which is considered mandatory and desirable and are more impactful than all of the factors involved। सेंटेंस अच्छा है, कह रहा डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, कि वो कैटेगराइज करे, कैटेगरी में बांटे, और किसको? इस स्कीम को। और कैसी कैटेगरी में बांटे? पहले तो सिल्वर और दूसरी गोल्ड कैटेगरी में। और क्या काम कर रहा है? दूसरा क्या प्लानिंग है इसकी? दूसरी प्लानिंग है कि रेट करे बिजनेसेस को
एक रेटिंग दे सभी व्यापारों को 37 पैमानों पे क्राइटेरियन मतलब पैमाना। कह रहा है जो कि कंसीडर्ड होते हैं वो ऐसे पैमाने हैं जो माने जाते हैं बड़े ज़रूरी हैं और बड़े डिज़ायरेबल हैं, बड़े वांटेड हैं। सबको उनका डिज़ायर है, हर आदमी चाहता है कि ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए किसी भी बिजनेस में। तो इन सभी पैमानों पे गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में कैटेगराइज करें डिपार्टमेंट ने प्लान किया है। कह रहा है और ये वो पैमाने हैं जो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं दूसरे सभी फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं उनसे ज़्यादा। तो ये 37 क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, समझ गए ना। दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ज़्यादा असरदार है। थोड़ा ट्विस्टेड सा सेंटेंस है लेकिन अभी ब्रेक करेंगे फिर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगी। द डिपार्टमेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। नाउन है, सेंटेंस का पहला नाउन जो किसी वर्ब से किसी प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो वही सब्जेक्ट कहलाता है ना। तो इससे मुझे पता लगा ये सब्जेक्ट है। तो इसकी वर्ब है हैज़ प्लानिंग, वर्ब हो गई इसकी हैज़ प्लानिंग। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, हैज़ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब इसको चेक करेंगे, अगर इसमें एरर है तो एरर को सही कर लेंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की वर्ब होगी हैज़ प्लानिंग, सब्जेक्ट को मिल गई वर्ब। आगे बढ़ो, प्लान क्या है भाई, टू कैटेगराइज करना, इन्फिनेटिव है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, भाई आपका प्लान क्या है, हमारा प्लान है कैटेगराइज करेंगे। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर दिया इन्फिनेटिव ने, तो बन गया नाउन इन्फिनेटिव। अच्छा, कैटेगराइज किसको करना है, इन्फिनेटिव से जो रिप्लाई कर दिया वो कर दिया स्कीम नाम के नाउन ने। कैटेगराइज करना है स्कीम को, व्हाट का रिप्लाई करने वाला नाउन बन गया इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। अब देखो कैटेगराइज किस में करना है, इनटू प्रेपोजिशन लगाई, बता रहे हैं किस किस कैटेगरी में। इनटू के दो है ना इसके, वो है ऑब्जेक्ट। पहला है सिल्वर और दूसरा है गोल्ड कैटेगरीज, समझ गए ना। किस किस में कैटेगराइज करना है, इनटू लगा के बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 इनटू का है सिल्वर कैटेगरीज, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है गोल्ड कैटेगरीज। दो ऑब्जेक्ट कैसे मिल गए, इस एक प्रेपोजिशन को एंड कंजंक्शन बीच में आ रही थी तो दोनों को जोड़ के चली गई। अब आगे बढ़ो, और डिपार्टमेंट प्लान के साथ साथ कैटेगराइज करने के साथ साथ दूसरा इसका प्लान है कि रेट करेगा, रेटिंग देगा, समझ गए ना। ये रेटिंग देगा किसको, बिजनेसेस को। एक एरर आपको यहीं पे पकड़ में आ गई। देखो प्लानिंग पहली क्या है, कैटेगराइज करना, तो प्लानिंग दूसरी होगी टू रेट करना। ये रेट है ना, इसको आप टू निकाल करके रेट लिखते, टू ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, दूसरी बार यहाँ अंडरस्टूड है, रेटिंग की बात गलत हो गई, पीछे का आईएनजी निकाल दो, समझ रहे हो। तो ऐसे मिलती है आपको ब्रेक करते करते एरर। प्लान पहला है कैटेगराइज करना और प्लान दूसरा है रेट करना, तो यहाँ पे रेट आना चाहिए। अब देखो ये भी इन्फिनेटिव हो गया, इसकी वर्ब क्या है, बिजनेसेस। किसको रेट करना है, बिजनेसेस को। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन इसके आगे 37 आए हैं तो 37 एक एडजेक्टिव क्राइटेरियन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब और आगे बढ़ो, कोमा लग गया, विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, एंटीसीडेंट इसका मोस्ट प्रोबेबली है क्राइटेरियन। कह रहा है वो क्राइटेरियन जो कि कंसीडर किए जाते हैं, वो वाले पैमाने जिनको माना जाता है। तो विच हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब होगी इसकी इज कंसीडर्ड, वर्ब नंबर 2, समझ गए ना। क्राइटेरियन का एंटीसीडेंट है, विच का एंटीसीडेंट है क्राइटेरियन, इसी के लिए रिलेटिव क्लोज आया है, तो वर्ब होगी इसकी इज कंसीडर्ड पैसिव वॉइस में। अब देखो भाई कंसीडर्ड क्या होते हैं, डिजायरेबल और मैंडेटरी, दोनों एडजेक्टिव हैं। आप पूछोगे वर्ब से सर व्हाट का रिप्लाई कर रहे हैं, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहे हैं और एडजेक्टिव कर रहे हैं, तो इनको वर्ब का ऑब्जेक्ट मान ले क्या, नहीं, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप पूछोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तब आता है जब ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वर्ब के बाद सीधे लिखे हुए हैं। अरे पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं, पैसिव में सब्जेक्ट ही वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर ही तो काम हो रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है। तो एक्चुअल में इस क्राइटेरियन नाम के एंटीसीडेंट को इस विच ने रिलेटिव प्रोनाउन ने बताया, और इस क्राइटेरियन के लिए ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, समझ गए ना। सब्जेक्ट ही पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट तो पैसिव में आ नहीं सकता, और ये दोनों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई कंसीडर हर माई फ्रेंड, मैं उसको कंसीडर करता हूँ मेरा दोस्त। आई कंसीडर हर माई फ्रेंड, तो ये हर नाम की जो लड़की है इसके लिए माई फ्रेंड नाम का मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है। कंसीडर वर्ब, फाइंड वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है, तो यहाँ भी ले रही है, लेकिन पैसिव में आने की वजह से ये हर जो है मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये क्राइटेरियन पीछे छूट गया है, और इनके लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ रखे हैं दोनों के दोनों। और आगे बढ़ो, अब ये विच की दूसरी वर्ब है आर, पहली वर्ब है इज कंसीडर्ड, वर्ब नंबर 1, दूसरी वर्ब है आर, वर्ब नंबर 2, और क्या है मोर इम्पैक्टफुल, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, देन भी लगा हुआ है, कंपैरेटिव कंपैरिजन भी हो रहा है। इम्पैक्टफुल बन गया यहाँ पे आपका लिंक वर्ब के बाद में आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एम गुड, यू आर स्मार्ट, शी इज सक्सेसफुल, एंड विच इज या विच आर इम्पैक्टफुल, समझ गए ना। तो आर नाम की लिंक वर्ब के बाद में अकेले आने की वजह से इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया विच के लिए। देन जो है यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा है, मोर इम्पैक्टफुल, बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऑल
नाम के प्रोनाउन से। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फैक्टर्स, इसका ऑब्जेक्ट है फैक्टर्स, और फैक्टर्स के बाद में इन्वॉल्व नाम का एडजेक्टिव आ रहा है, वो फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो बीच में मिले हुए हैं। एक बार रिपीट कर दूं, एरर्स इसमें 4 नहीं बल्कि 5 मिल जाएंगे आपको ना, बहुत सारी एरर्स हैं। डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब है इसकी हैज़ प्लानिंग। दूसरा सब्जेक्ट है क्राइटेरियन के बाद में आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये है सब्जेक्ट नंबर 2। इसकी पहली वर्ब है वर्ब 2.1 इज कंसीडर्ड, और दूसरी वर्ब है वर्ब 2.2 आर, ये सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब वर्ब नंबर 1। अब प्लानिंग के बाद में टू कैटेगराइज एक इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है स्कीम, स्कीम के बाद इनटू आ रहा है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है सिल्वर कैटेगरी, दूसरा है गोल्ड कैटेगरी, दोनों ऑब्जेक्ट एंड नाम की कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब एंड के बाद में आपको मिली एक एरर, डिपार्टमेंट के 2 प्लान थे, पहला था कैटेगराइज करना और दूसरा प्लान था रेट करना, तो टू कैटेगराइज की जगह यहाँ पे टू रेट आना चाहिए। दूसरी बार टू लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, सिर्फ ING निकाल दो और ई लगा दो, तो ये मिल गई आपको एक एरर। इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट पकड़ा होता बिजनेस को, इस ऑन प्रीपोजिशन ने ऑब्जेक्ट पकड़ा होता क्राइटेरियन नाम के नाउन को। ये विच वाला क्लोज आपने देख लिया है। ये दोनों कंसीडर नाम की वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लेकिन वर्ब पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है विच इस क्राइटेरियन को अपना एंटीसीडेंट बना के बैठा है, तो ये क्राइटेरियन के लिए आए हैं दोनों के दोनों, मैंडेटरी और डिजायरेबल। अब एंड के बाद में वर्ब दूसरी मिली विच को, यही क्राइटेरियन जो कि ज़्यादा इंपैक्टफुल है। अब इंपैक्टफुल किससे हैं भाई? ऑल, सभी के सभी फैक्टर्स से। कंपैरिजन हो रहा है देन के बाद ऑल नाम के प्रोनाउन से। और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, फैक्टर्स इसका ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और इन्वॉल्व बता रहा है फैक्टर्स को, वो वाले फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, जो बीच में मिले हुए हैं, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है फैक्टर्स के लिए। अब मुझे बताओ एरर्स, एक तो मिल गई आपको ये वाली एरर नंबर 1। अब देखो दूसरी एरर, क्राइटेरियन के लिए हमने विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है। 37 हैं, 37 एक थोड़े ना है, प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब प्लूरल होगी। यहाँ भी तो प्लूरल लगाइए ना, तो विच इज कंसीडर्ड नहीं, विच आर कंसीडर्ड। समझ गए? एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3। ये क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। जैसे फिनोमिनन एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। अगर ऐसा है तो आपने 37 के लिए क्राइटेरियन नाम का वर्ड ही गलत यूज़ किया। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए क्राइटेरिया, ON निकाल दो और यहाँ पे लगा दो A। समझ रहे हो मेरी बात को? 37 है ना, क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल, फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। 37 के लिए क्राइटेरियन मत लगाया ना, यहाँ पे A लगा के इसको प्लूरल बना के आओ। तो एरर नंबर 1 था रेट बनाना, एरर नंबर 2 था इसको R बनाना, एरर नंबर 3 था क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बनाना। यहाँ पे काम भी करना, ऐसे 10 नाउन्स आप और याद करो जो इसी तरीके से अपनी फॉर्म को बदलते हैं। जैसे डेटम का डाटा हो जाता है, ठीक है ना, सबको याद होने चाहिए। मैं कम से कम 20 ऐसे नाउन्स आपको सिखा चुका हूँ। पोडियम का पोडिया हो जाता है। तो 10 नाउन आपको मुझे बताने हैं, कमेंट्स में बताना है, जो इसी तरीके से अपनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को एस से नहीं बनाते। अब आ जाओ नेक्स्ट एरर पे। ये 3 आपने पकड़ ली। नेक्स्ट एरर है बड़ी कूल, ये वाली कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, हमेशा अपने बाद देखो, इस एग्जाम्पल से समझो। द US इकॉनमी इज लार्जर देन ऑल ऑफ द इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। US की इकॉनमी लार्जर है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है भाई? कंपैरेटिव डिग्री। तो US की इकॉनमी ज़्यादा बड़ी है, और किससे बड़ी है भाई? सारी की सारी इकॉनमीज से, अर्थव्यवस्थाओं से जो है दुनिया की। बात बिल्कुल ठीक है, उन सबसे बड़ी लार्जर है। देन नाम की कंजंक्शन यूज हुई है, कंपैरेटिव डिग्री सही है। लेकिन ध्यान देना, वर्ल्ड की सारी इकॉनमी में US की इकॉनमी भी आ गई। समझ गए ना? मान लो वर्ल्ड में 190 कंट्रीज हैं, 189 की इकॉनमी प्लस में US की इकॉनमी मिल गई तो वर्ल्ड इकॉनमी बनी। अगर आप टेक्निकली देखो तो US इकॉनमी जो है ना लार्जर हो गई अपने आप से भी। भाई पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी में US की इकॉनमी भी आ गई। अब US की इकॉनमी खुद से भी कंपेयर करके बैठ गए हो आप। अपना खुद से कंपैरिजन तो कर नहीं सकते हो, आप अपने आप से बड़े तो हो नहीं सकते हो, है ना। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? ऑल ऑफ द इकॉनमीज की जगह लिखो ऑल ऑफ द अदर इकॉनमी। कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ करो और आप किसी ग्रुप से कंपेयर करो जिसमें सब्जेक्ट ग्रुप का पार्ट हो, जिसका कंपैरिजन हो रहा हो वो पूरे के पूरे ग्रुप का एक सबसेट हो, पार्ट हो, उस केस में उस ग्रुप में अदर नाम का वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है वर्ल्ड की सारी इकोनॉमियाँ अदर जो कि दूसरी हैं US को छोड़ के, उनसे US की इकॉनमी बड़ी है। तो US का खुद से कंपैरिजन यहाँ पे अब नहीं होगा अदर लगने के बाद। रूल समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अदर आता है अगर कंपैरिजन जिसका हो रहा है, जिस ग्रुप से हो रहा है उसका वो पार्ट है। तो यहाँ देखो, द नेटिजन्स ऑफ द अफ्रीका आर फिजिकली टफर देन एवरीवन।
जो अफ्रीका के नेटिजन्स हैं, जो अफ्रीका के लोकल हैं, वो फिजिकली ज़्यादा मजबूत होते हैं बाकी सभी से। एवरीवन मतलब हर इंसान। तो नेटिजन और अफ्रीका जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हर इंसान से। अरे ये खुद भी तो इंसान है, इंसानों में ये खुद भी तो आ गए। तो ध्यान क्या देना है, इनका अपने आप से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो एवरीवन के बाद क्या लगाओ, यहाँ पे अदर तो लगा नहीं सकते, अदर एवरीवन ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो एवरीवन और एनीवन के लिए आता है पीछे एल्स। अगर नाउन दिया हो तो ऑल ऑफ द अदर लिख दो, अदर इकोनॉमी नाउन के लिए एक जो है अदर। लेकिन अगर एवरीवन एनीवन दिया हो, समवन दिया हो, तो उस केस में एल्स को यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सेंटेंस आपका सही बैठेगा। तो नेटिजन्स ऑफ द अफ्रीका आर फिजिकली टफर देन एवरीवन एल्स। इसमें आपने अफ्रीका वालों को एक्सक्लूड कर दिया है ताकि अफ्रीकन का अफ्रीका से कंपैरिजन ना हो। समझ गए। सेंटेंस में एक और एरर, द लगा हुआ है यहाँ पे। कभी भी कॉन्टिनेंट प्लेस के नाम से पहले द नहीं लगाते। सिटी का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम, देश का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम द नहीं लेता। अब ध्यान ये देना है कि ये जो फॉर्मूला है ना कंपैरेटिव डिग्री वाला, ये सुपरलेटिव डिग्री पे नहीं लगेगा। द सन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इन आवर सोलर सिस्टम। सन जो है सबसे बड़ा है सभी थिंग्स से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला है ना, चमकीला है। तो आप कहोगे सर ये सन का कंपैरिजन तो सभी थिंग्स से हो गया है ना। देखो सुपरलेटिव डिग्री का काम यही होता है सभी थिंग्स में से एक चीज़ को बाहर निकालना। सुपरलेटिव डिग्री का काम यही होता है एक पूरे ग्रुप में से एक आदमी को या एक पोर्शन को बाहर करना। तो इसमें तो होगा ही होगा ये, है ना। इसमें ऑल अदर थिंग्स जैसा लिखने का कुछ है ही नहीं। सुपरलेटिव डिग्री की कहानी यही है कि वो सारे सिस्टम में से एक चीज़ को बाहर निकालती है। तो कंपेयर नहीं करती है, सब में से सबसे अच्छा जो है, बेहतरीन जो है, उसको बाहर निकालती है बिना कंपैरिजन के। तो यहाँ पे ऑल अदर जैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, ये करेक्ट है। ये दोनों जो है गलत है ना। ये द निकाल देना, अफ्रीका का के द नहीं आता। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं आप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सभी फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हैं। तो क्या करें भाई, ऑल द, ठीक है, ऑल द अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, या फिर आर मोस्ट इम्पैक्टफुल, द मोस्ट इम्पैक्टफुल, देन को निकाल दो और यहाँ पे लिखो ऑफ ऑल ऑफ द अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, ऑल ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो ये तो लंबा काम हो जाता है ना। इसको मोस्ट बनाओगे, द मोस्ट लिखोगे, फिर देन को निकालोगे, इसकी जगह ऑफ लिखोगे, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करोगे। तो ये लंबा काम है। और वैसे जो एग्जामिनर आपसे चाहता है वो ये चाहता है कि सब कुछ ऐसा ही रहे, आप यहाँ पे अदर को लगा करके सेंटेंस को सही कर दें। चलिए, आज वैसे सेंटेंस तो मैं 3 लाया था करने के लिए, लेकिन 2 में ही बहुत लंबा हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। ये 3rd सेंटेंस है। इसको मैं नेक्स्ट ईयर का जो है ना, नेक्स्ट क्लास जो है अपनी नेक्स्ट वीक की, उसी से शुरू करूँगा, इसी सेंटेंस से। तो ये सेंटेंस आप देख लो, इसमें कई सारी एरर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में पहला सेंटेंस यही वाला लेने वाला हूँ। एरर्स को ढूंढ करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ये सारी की सारी एरर्स को मैं डाल रहा हूँ इसी सेंटेंस की, ठीक है। तो ढूंढ लेना और वहाँ से चेक कर लेना, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में से चेक करेंगे लाइव। अंटिल देन, साइनिंग आउट।